नमस्कार, लोकतंत्र में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सपा सरकार में दंगाई ही कानून है। उन्होंने भी पश्चिमी यूपी के मतदाताओं को दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि जब यहां दंगे हो रहे थे तो सरकार उत्सव मना रही थी। वहीं अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के समय के अपराध के आंकड़ों को लेकर बहस की चुनौती स्वीकार कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार के दौरान अपराधों को लेकर बहस की चुनौती दी थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को मैनपुरी से करहल सीट से उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूपी में वर्चुअल रैली की। इस रैली का नाम जन चौपाल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर 21 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमान एकजुटता की दिल खोलकर सराहना की, लेकिन कुछ ही मिनटों में इसी हिंदू मुस्लिम एकजुटता को तोड़ने वाले दंगों का जिक्र कर लोगों के जख्म हरे भरे कर दिए। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जब पश्चिमी यूपी में दंगे हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी जश्न मना रही थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था बिगड़ने और बदला लेने की साजिश की ओर इशारा किया। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह ने भी एक दिन पहले ही पश्चिम यूपी में दोबारा दंगों की वापसी को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। बीजेपी की रणनीति एकदम साफ है। वो आरएलडी को निशाना बनाने के बजाय गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखे हुए है। बीजेपी की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी दंगों की याद कराकर जाटों को समाजवादी पार्टी के खिलाफ एकजुट करने में जुट गई है। अमित शाह ने ध्रुवीकरण के लिए बार बार अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव को बहस की चुनौती भी दी थी, जिसे अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अखिलेश के लिए बीजेपी ने एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैनपुरी की करहल सीट से उतार दिया है। बघेल ने पर्चा भी दाखिल कर लिया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर भेजा है। करहल की महान जनता के माध्यम से, अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से और प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, उससे यहाँ कमल खिलेगा। गुंडागर्दी दूर होगी, जमीनों पे कब्जे नहीं होंगे, अपहरण बंद होंगे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बंद होंगी। भैंस की चोरी जो हुआ करती है वो तक बंद होगी, प्लाटों पे कब्जा बंद होंगे।
अनुसूचित जाति के एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी रहे थे। वो 1998, 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। बाद में उन्हें सपा से निकाल दिया गया था और वो बीएसपी से 2009 और 2014 में चुनाव लड़कर हार गए थे। फिलहाल वो आगरा की सीट से बीजेपी के सांसद हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बहरहाल जिस तरह से चुनावी तैयारियों का आगाज हिंदू मुसलमान से हो रहा है, उससे जाहिर है कि अंजाम भला क्या होगा। वहीं इस चुनावी जंग में मैदान से बाहर नजर आ रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी नोएडा से पार्टी की उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार करती नजर आईं। प्रियंका गांधी ने असल मुद्दों पर चुनाव न होने पर दुख जताया। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहां से, किस तरह से लिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहां से देंगे, कैसे आएंगे ये रोजगार। 12 लाख रोजगार जो सरकार में खाली पड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से भरेंगे। आप अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी। आपने देखा होगा एनटीपीसी के जो छात्र हैं कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। दरअसल कांग्रेस को सियासत के इस खेल में ना होने का बड़ा दुख है। पहले चरण में ही चुनावी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के पास खोने को कुछ बचा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के प्रचार को बीजेपी के वोट काटने की कोशिश समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बिल्कुल आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली की और पूरी तरीके से सपा को उन्होंने यहां पर घेरा है और कहा है कि जब उनकी सरकार थी तो कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था और सिर्फ दंगाइयों और दबंगों का ही राज चलता था। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय खेरा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद गुप्ता सपा के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेकानंद पाठक जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संजीव कौशिक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर घेरा है समाजवादी पार्टी को और कहा है कि आपके वक्त पर तो सिर्फ दबंगों का ही कानून चलता था, दंगाइयों का ही कानून चलता था, और जब दंगे हो रहे थे मुजफ्फरनगर में तब उत्सव मना रही थी सरकार। जायरा जी एक बात बताइए, अगर हमारी सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था उत्तर प्रदेश में, केंद्र में किसकी सरकार थी? क्या केंद्र सरकार जो है वो कोई एक्शन नहीं ले सकती थी? क्यों आपने उस टाइम की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया जब इतनी ही अराजकता समाजवादी पार्टी ने फैला रखी थी? समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके से ही जब हाहाकार मचाए हुए थे तो क्या केंद्र बैठे आप मूक दर्शक बने हुए थे कि हम जो है जब तक जनता बिल्कुल त्रस्त नहीं हो जाती तब तक हम मूक दर्शक बने रहेंगे? देखिए एक बात आपको बताऊं, कहना बड़ा आसान है, किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। माननीय अखिलेश जी ने जब यहाँ पर उन्हें सरकार 2012 में जब आए तो उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति बहुत खराब है। उन्हें लगा कि यहाँ पर हम एक सिस्टम डेवलप करें। सिस्टम का क्या था कि जब पहले क्या होता था, कोई भी शिकायत होती, कोई परेशानी होती तो आपको पुलिस चौकी के पास जाना पड़ता था, पुलिस चौकी में जाना पड़ता था। वहां पर एक अलग तरीके का एक सिस्टम रहता है, तो आदमी को अपनी बात ना तो वो कह पाता था ना उसकी रिपोर्ट लिखी जाती थी। नतीजा दूसरा का लोकल के फैक्टर हावी होते थे। अखिलेश जी ने जो डायल 100 का सिस्टम बनाया और उसका कंट्रोल वो लखनऊ में रहेगा। डायल 100 की जितनी भी गाड़ियां हैं वो कोई भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल नहीं होती, ना ही उनकी कोई जवाबदेही है। उनकी जवाबदेही होती है लखनऊ में उनके मुख्यालय। तो सीधी सी बात है, जब उन्होंने सिस्टम डेवलप किया तो उस सिस्टम में डायल 100 आप डायल करेंगे तो वो किसी जाति और धर्म देख के नहीं आती, वो केवल आपने डायल करी, आप मदद की आपको जरूरत है, पुलिस आपके पास तुरंत 5 से 10 मिनट में पहुंच जाती। तो अगर जो व्यक्ति, आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति ये सिस्टम डेवलप कर रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कि हम कैसे जो है
अपराधियों को हम उन्हें डाउन करें, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करें। तो देखिए सिस्टम जो 100 का डायल 100 का माननीय अखिलेश जी लेके आए थे। अब आप वुमेन पावर हेल्पलाइन की बात कर लीजिए। इससे पहले था कोई अपना सिस्टम जिसमें कि वुमेन को जो 1090 एक वुमेन पावर हेल्पलाइन दी गई, ताकि अगर किसी महिला को, लड़की को कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो उसे डायल करे और पुलिस उसकी मदद के लिए वहीं पे पहुंचेगी। मैं यहाँ पे एक चीज और आपको ऐड करना चाहूंगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने डायल 100 में क्या इंप्रूवमेंट किया, क्या उसका मॉडर्नाइजेशन किया? क्या जितनी गाड़ियां जो 2017 में मिली थी, क्या उतनी ही गाड़ियां हैं या उससे ज्यादा इन्होंने ऐड करी? अगर इन्होंने वास्तव में कुछ करने की इच्छा होती तो मैं आपको बताऊं, डायल 100 को हम वाईफाई शिफ्ट करते, ताकि विजुअल और ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सीधे जो है वो लखनऊ मुख्यालय पर सुन सकें और देख सकें। नतीजा क्या होगा? और चलिए ठीक है, विजय खेरा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं आप कि जैसे कि डॉक्टर अरविंद कह रहे हैं कि हमने तो डायल 100 शुरू किया, विमेन हेल्पलाइन शुरू करी है, और यहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह की बातें कही है। समाजवादी पार्टी की उस वक्त की सरकार को घेरा, उन्होंने कहा कि दंगाइयों और दबंगों की सरकार चलती थी उस वक्त और उत्सव मनाया जा रहा था। विजय खेरा जी और यहाँ पर डॉक्टर अरविंद कह रहे हैं हमने तो डायल 100 शुरू किया। जिस पार्टी का पहला मुखिया समाजवादी पार्टी के पहले अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ये कहें रेप के ऊपर, ये तो होता रहता है, इस उम्र में बच्चे ऐसा कर देते हैं, इस तरह से उन लोगों को प्रोत्साहित करें रेप के लिए और उसको मामूली सी बात समझते हैं, हंसी मजाक की। दूसरा मुखिया युवाओं से नकल करवाता है, कहता नकल होने दीजिएगा, नकल को रोकता नहीं है और प्रोत्साहित करता है। उससे आप उम्मीद कर रहे हैं, उससे ये कह रहे हैं कि हमने 100 नंबर कर दिया, हमने 102 नंबर कर दिया। उस नंबर को जब इंटरनेशनल किया पुलिस के नंबर को, तो इनको इतनी जानकारी नहीं है, कह रहा है नंबर ही बदल दिया, जानकारी ही नहीं है इन लोगों को। तो इंटरनेशनल नंबर जो पूरे वर्ल्ड में जो नंबर चलता है वो नंबर किया, उसको भी क्रिटिसाइज किया इन्होंने। अच्छा, अब इनके कानून व्यवस्था की उस समय ये हालत रही है कि जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले दंगे 89 और 90 में, उन्हीं के टाइम में सबसे पहले दंगे हुए। बदायूं में हुआ और फिर कानपुर में भयानक दंगा हुआ। दोबारा फिर मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, हमारे समाजवादी पार्टी का इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ एक सेकंड के अंदर, तो 2005 में मऊ में, 2006 में कानपुर में, 2007 में गोरखपुर में लगातार दंगे, भारी दंगों की बात कर रहा हूँ जिसमें जाने गई सैकड़ों में, उनकी बात नहीं कर रहे, छोटे बेटे तो हजारों की गिनती है लोगों की। मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ तो मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी थी कि जब लड़कियों को छेड़ा गया, अगर वो किसी दूसरे धर्म के लोग निकल आए तो क्या फर्क पड़ता, अरेस्ट होने तो होना चाहिए। जब एसपी ने मुकदमा रजिस्टर्ड कर दिया तो आजम खां पहुंचते प्रभारी उस जिले के और एसपी को रात को 2 बजे ट्रांसफर करते हैं और 3 बजे रात को कलेक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं और पूरा पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं वो लोग और पुलिस वाले भाग जाते हैं जी। ये क्या शक्ल से वोट मांगने जाएंगे, ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता। पहले खुद पकड़ करवाते हैं, बच्चों को उठवाते हैं, व्यापारियों को बाजार से उठवाते हैं, फिर उनका पैसा समाजवादी। चलिए विजय खेरा जी, चलिए ठीक है वो तो, लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनावों में इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए, हिंदू मुसलमान को लेकर वोटों की अपील करनी चाहिए, दंगों की बातें करनी चाहिए? कितना सही आप इसे मानते हैं? क्योंकि विकास के मुद्दे सबसे ज्यादा अहम होते हैं यहाँ पर, और प्रियंका गांधी ने भी आज ये बात कही, नोएडा पहुंची थी तो उन्होंने। चलिए विजय खेरा जी आपके पास आऊंगी, इसी पर मैं विवेकानंद जी से भी जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका गांधी आज नोएडा आई थी तो उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे कहीं खो से गए हैं, और विधि विधान की जो बात उन्होंने करी, जो उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस का, क्या कहेंगे विवेकानंद? हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि देखिए पिछले 30 सालों से उत्तर प्रदेश को ये विभिन्न राजनीतिक दलों ने बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग जाति की राजनीति करते हैं तो कुछ लोग धर्म की और मजहब की राजनीति करते हैं। सांप्रदायिकता के आड़ में लोगों की भावनात्मक मुद्दों से राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मुद्दा उत्तर प्रदेश का नौजवानों का रोजगार है, मुद्दा उत्तर प्रदेश में दलितों पे हो रहा अत्याचार है, मुद्दा उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर हुआ अत्याचार और जुल्म है, मुद्दा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, मुद्दा उत्तर प्रदेश का विकास है, मुद्दा उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा है। और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरीके से, वो एक पॉलिटिकल पार्टी जाति की बात कर रही है और उसके लेकर घेराबंदी कर रही है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सांप्रदायिकता की बात कर रही है और सीधे सीधे मंदिर मस्जिद धर्म की।
कोई बात नहीं कर रहा है कि इस प्रदेश में करोड़ों नौजवान रोजगार बेरोजगारी का दम झेल रहे हैं, आए दिन आत्महत्या करते हैं, सड़कों पे आंदोलन। अभी देखिए रेलवे एनटीपीसी को लेकर किस तरह से प्रयागराज में लाठीचार्ज किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कितनी बेरहमी से पीटा, किसी ने उसकी आवाज नहीं उठाई। प्रियंका गांधी ने युवाओं से बात की और इसीलिए स्पेशल भर्ती विधान जो युवाओं की मैनिफेस्टो है, जो युवाओं के रोजगार को लेकर मैनिफेस्टो है, उसको जारी किया। प्रियंका जी ने महिलाओं को मुद्दों को उठाया और महिला के लिए शक्ति विधान स्पेशल महिलाओं को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इन लोगों से पूछिए ना कि इनके पास क्या प्लान है। आलोचना करना, समालोचना करना अलग बात होती है, लेकिन आपके पास मुद्दे तो होने चाहिए और उसका चीजें होनी चाहिए कि साफ तौर पे कि यदि रोजगार पे मेरा प्लान ये है। और मैं तो पूरा अपील करता हूं युवाओं से, पूरे प्रदेश के युवाओं से, कि आप जब ये पॉलिटिकल पार्टी आपके दरवाजे पे जाए ना, इनसे पूछिए कि रोजगार को लेकर आपके पास क्या प्लान है। किसानों से मैं अपील करता हूं कि किसान भाइयों, इनसे पूछिए कि जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तो ये पॉलिटिकल पार्टी एक तो सत्ता में बैठी थी, काला कानून बैठी थी, और दूसरा अपने आप को तथाकथित विपक्ष कहती है जिसके पास 50-55 विधायक थे, वो क्या कर रहे थे। इन सारे मुद्दों पर ये लोग चुप थे। एक तो सत्ता में बैठे हैं और एक जो अपने आप को इस चुनाव में कह रही थी आ रहे हैं फलाने, अरे आ नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से जा रहे हैं। चलिए ठीक है। संजीव कौशिक जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो असली मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हिंदू मुसलमान को लेकर वोटों से की अपील की जाती है नेताओं के जरिए, और कहीं ना कहीं जो वोट है वो ऐसे में प्रभावित भी होता है। इन मुद्दों को लेकर जातिवाद की बात होती है यहाँ पर, और इस तरह दंगों की बातें की जाती हैं, और खासतौर से जो अहम मुद्दे होते हैं जिन पर बात होनी चाहिए वो बातें नहीं होती हैं, और उससे अंत में तो नुकसान तो आम जनता को ही ऐसे में उठाना पड़ता है। संजीव जी, देखिए जा रहा जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी 4 साल 10 महीने तक विकास की बात करते हो, और पिछले 2 महीनों से यदि वो उन दंगों की यादों को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग तो सवाल पूछेंगे। घर का मुखिया जो होता है उसका काम ये होता है कि घर में यदि 4 लोग हैं, चारों में आपसी अनबन है, तो वो अंत में आए और मध्यस्थता करे और कहे कि चारों सारे मेलजोल से रहो और सारी बातें भुला दो, बुरी बातें भुला के नए तरीके से नए जीवन यापन। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वो रहस्य छुपी हुई है, चाहे कैराना में हो या मुजफ्फरनगर में हो, वो कौन सा गोल छुपा हुआ है जिसमें बार बार वहीं से शुरुआत हो रही है और वहीं पे जाकर के उन बातों को कुरेदने का प्रयास किया जा रहा है जिससे अलगाव पैदा हो, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो। जाहिर सी बात है कि आपके पास सरोकारी मुद्दों को सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि यदि इतनी ही अच्छी व्यवस्था होती और शासन की व्यवस्था अच्छी होती तो एक पुलिस के मुखबिरी से दर्जनों पुलिस नहीं मारे जाते उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक व्यवसायी के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है ये हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने ये भी देखा है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की बात यदि वो कर रहे हैं तो किस तरह से हवा के चंद झोंकों से बालू के रेत में से निकलते हुए लाशों को हमने देखा है। गंगा में तैरते हुए लाशों के जीवन में पहली बार हमने देखा। हमने ये भी देखा कि यदि विपक्षी पार्टियां तत्पर होकर सड़कों पे नहीं निकलती और कोर्ट संज्ञान नहीं लेती, बीच में नहीं आती, तो सरकार कुछ और कह रही थी और बात कुछ और निकल रही थी। हमने दलित बेटी के साथ किस तरह का सलूक किया, वो दाह संस्कार करना नहीं उसे बोलते हैं, उसे फूंक देना बोलते हैं, रात में मिट्टी तेल डाल करके उसके शरीर पर केरोसिन तेल डाल करके उस लाश को, हमने वो भी देखा है। और सबसे बड़ी बात ये कि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट को कौन झुठला देगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि अपराध महिलाओं के ऊपर होने की बात है तो ये कौन कहेगा? आप स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर दम भर रहे हैं, जबकि नीति विभाग की रिपोर्ट को आप देखते हैं तो कुछ और दिखाई देता है आपको। तो मूल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में इस तरह से फंसी हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 5 साल योगी जी की सरकार और 8 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार, जब ये दोनों चेहरे सामने आ रहे हैं तो जो बार बार डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तो लोग सवाल पूछेंगे। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हुए हैं, आपने सड़कें बनाई है, हाईवे आपने बनाया है, लेकिन हाईवे बनाने का क्या मतलब जब जाके आप बलिया के सुदूरवर्ती गांव में जाके देखें कि 80 साल का एक बूढ़ा आदमी रात में लाठी लेकर बैठा हुआ है कि कहीं माल जल रहा है, मेरे खेतों को न चल जाए। विजय खेरा जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने आज समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा, लेकिन कानून व्यवस्था की उन्होंने बात करी, लेकिन बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है? जैसे कि संजीव जी भी अभी यही बात कर रहे थे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के ऊपर जो अपराध हुए हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ हाथरस केस को तो हम कैसे भूल सकते हैं? क्या कहेंगे? संजीव जी की बात का जवाब लीजिएगा। वैसे तो एक रेप हो तो भी बुरा है, एक आत्महत्या हो तो भी बुरा है, दुखदायी है। जी जी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से 1.8% रेप
और दिल्ली में 6%, कर्नाटक में 5%, किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में 2,500, उत्तर प्रदेश में 116, पंजाब में 600। ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं। देखिए जरा पहले ये 18 से लेकर 21 तक के आंकड़े जरा देखिएगा, बोल देने से तो नहीं हो जाएगा, आपके सामने रिकॉर्ड है ये तो। सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश का नंबर 1, मैक्सिमम सजाएं हुई हैं ऐसे केसेस में, पूरे रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो। दूसरी बात, हम जब विकास की बात करते हैं, हम चाहते हैं चुनाव विकास पर हो, हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था पर चुनाव हो। तीसरी बात का सवाल ही नहीं उठता। जब हमने 40 लाख से अधिक गरीबों को आवास दिए हैं, जब हमने 1.5 करोड़ कनेक्शन बिजली के मुफ्त दिए हैं लोगों को, 2 करोड़ रेगुलर कलेक्शन दिए, हमने जब 1 करोड़ 35 लाख 36 लाख शौचालय बनाए हैं हमने, तो मैं तो विकास की बात करूंगा। जहाँ 3,000 राष्ट्रीय राजमार्ग बनते थे इतने सालों, हमने 6,000 बनाए थे, डबल बनाए। ये हमसे बात कर रहे हैं। कहीं किसी चीज का आप विकास की बात करिए, मदद की बात करिएगा। अगर आप आयुष्मान योजना, जब एक गरीब आदमी कठिन बीमारियों के लिए, जघन्य बीमारियों के लिए रोता था 10,000 रुपए की इमदाद के लिए कि पीएम हाउस से मुझे 10,000 रुपए की मदद मिल जाए, तब नहीं मिलती थी, अब 5 लाख रुपया मिलते हैं। लेकिन विजय खेरा जी, चलिए हम मानते हैं आपकी बात को, चलिए ठीक है, अगर इतना कुछ सरकार ने किया है, ठीक है, इतना कुछ सरकार ने किया है, उपलब्धियां तमाम आप बता रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री जी ने इन सब बातों को क्यों नहीं जनता के सामने रखा? दंगों की बात क्यों करी? कानून व्यवस्था की उस समय की बात क्यों लेकर आ गए अचानक से? ये क्या रीजन था इसके पीछे? इन सब बातों को क्यों नहीं रखा जो आप आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं? ये विकास के आंकड़े, विकास की बात हम रोज करते हैं, लेकिन अगर गुमराह करने की कोई बात करेगा उसका उत्तर देना होगा हमको। क्योंकि हमने सरकार चलाई है। अगर ये जनता को गुमराह करते हैं, झूठ बोल के राजनीतिक ढंग से नए नए षड्यंत्र रचते, तो हम जवाब नहीं देंगे। अगर आप जिन्ना की बात करके हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाहेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे क्या? अगर आप पाकिस्तान का पक्ष लेके हिंदू मुस्लिम को डिवाइड या खुश करना चाहते हैं किसी एक धर्म के लोगों को, ऐसा नहीं है। अब वो ये समझ रहे हैं कि अभी वही मुसलमान, देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं। हम पे बताइए, हम पे आरोप, हम जवाब देंगे जा रहे हैं। नहीं तो विपक्षी लगाते हैं ना आपके ऊपर आरोप, बताइए, विपक्षी दल लगाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आरोप लगाते हैं, जो झूठे षड्यंत्र रचते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, हमें उसका उत्तर देना होगा ना। चलिए ठीक है, विवेकानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, उनकी बात सुन लेते हैं। चलिए ठीक है विजय जी, मुस्लिम को समान अधिकार, ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, विवेकानंद जी की बात भी सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए विवेकानंद जी। देखिए जयरा जी, कहाँ आ गए मुद्दों से, फिर आ गए ये जिन्ना पे। और ये जिन्ना पे वो लोग आते हैं जो कल तक जिन्ना के पुजारी थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब सरकार बनाई थी हिंदू महासभा, चलिए ठीक है, अब उन्हें बोल लेने दीजिए विजय खेरा जी, अब उन्हें बोल लेने दीजिए, आपने अपनी बात रख ली, अधूरी बात मत बोलिए, पूरी बोलिए बस। विजय खेरा जी, आपकी बात थी, हमें मौका मिला है, आप मुझे मौका, फिर आपकी जो मौका मिलेगा आप बोलिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय हैं, वो इन सारे बातों से हटाकर फिर कहाँ आ गए? जिन्ना पे। और ये वो लोग हैं जो जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाए थे। इनके एक नेता है जो बड़े तथाकथित वो जाके जिन्ना के मजाक पे रोते हैं और कहते हैं कि हाय जिन्ना, और यहाँ पर आके कहते हैं कि हम जिन्ना के खिलाफ करते हैं। तो इनकी जो संरचना है, इनकी जो सोच है, वो पूरी तरीके से यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। ये इनके नफरत के एजेंडे के अलावा इन लोग के पास कुछ नहीं है। और ये जो तथाकथित योजनाएं बता रहे हैं ना, व्यवहारिक रूप से जो आम जनमानस है, आम जनता है, आप देखिए ना, हम तो देखते हैं आयुष्मान गरीब योजना जो है वो किस तरीके से सर फूट रहा है, वहां पर लोगों का इलाज नहीं मिलता है। बिजली कनेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने बिजली कनेक्शन तो दे दी गरीबों को, लेकिन उनसे भी पैसा वसूला जा रहा है। जिसके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, जिसके घर में एक बल्ब जलता है, उसके यहाँ 1200-1500 रुपया महीना बिजली का बिल आ रहा है और लोग वसूल रहे हैं। पूरी तरीके से वसूली की सरकार है। दूसरी तरफ महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है। सोचिए, 350 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। 200 रुपए लीटर का तेल मिल रहा है सरसों का। जो सब्जियां हैं वो आसमान उनकी छू रही है भाव। पूरी तरीके से महंगाई से गरीब जनता त्रस्त है। जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे, उन्होंने कहा आप गांव में जाइए ना, इनसे पूछिए, स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी आसान होती है। बीजेपी प्रवक्ता से इनसे कहिए कि गांव में जाएं, इस समय गेहूं लोग अपना लगा रहे हैं और जो फसल है छोटी छोटी है, लोग डंडा लेकर रात में 12 बजे 1 बजे रात में अपने फसलों की रखवाली कर रहे हैं अन्ना जानवरों से।
कितनी तकलीफ में है, कितने परेशानी में है लोग, ये लोग जानते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश का युवा यह ठान लिया है कि हमको बदलाव करना है। और किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में किसानों पे गाड़ियां चला दी जाती हैं साहब। इनके कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र में राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा इतना दबंग हो गया कि वो किसानों पर अपनी कार चला दे रहा है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और उनके पिताजी अभी भी उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और देश के गृह मंत्री एक अपराधी के पिता को अपने बगल में बैठाकर दूरबीन से अपराधी को खोजने की बात करते हैं। तो ये लोग पूरी तरीके से ठीक है विवेकानंद जी, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए मगर बात नहीं होती है। यही मसला है यहाँ पर, जो असली चीज है उसको साइड लाइन करके जो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का रंग ले लेती हैं, वो हमें ज्यादातर चुनावों में देखने को मिलती हैं। डॉक्टर अरविंद, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार के चुनावों में भी यही सेम चीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए, पहले तो मैं विजय खेरा जी की एक बात तो कहूंगा, जो आयुष्मान योजना है उससे ये सब लोग जो कहते हैं ना 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं आपको बताऊं आयुष्मान योजना के तहत जो है हर बीमारी का अलग अलग पैकेज। एक ऑपरेशन आपने सुना होगा, महिलाओं जो डिलीवरी वाला ऑपरेशन होता है, सिजेरियन सेक्शन जो है, आपको पता है उसका टोटल पैकेज उसमें कितना है? 9,000 रुपए का। अब आप बताइए 9,000 रुपए में सिजेरियन सेक्शन किस अस्पताल में हो रहे हैं? तो आप उसमें चेक कर लीजिए, लैप्रोस्कोपिक होलिस्टिक जो पिटिंग थ्रेडिंग पथरी का ऑपरेशन होता है 14,000 रुपए का पैकेज है। आप उसमें देख लीजिए, जो आंत फटे वाले मरीज होते हैं जिसमें नॉर्मल खर्चा कम से कम औसत अस्पताल में 50 से 60,000 का आता है, उसमें वो भी 15-16,000 रुपए का पैकेज है। अब आप एक बात बताइए, इसीलिए वो योजना इनकी जमीनी रूप में बिल्कुल फ्लॉप हो गई, क्योंकि जो पैकेज में अब कोई भी डॉक्टर जो अपनी जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं। अब यहाँ पर इन्हें ये नहीं पता चला, ये सब लोग कहते साहब 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिले। साहब वो 5 लाख नहीं मिल रहे किसी को भी, हर बीमारी का अलग अलग पैकेज है। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, आपने कहा हम सबका साथ सबका विकास, फिर 80 और 20 क्या है? आपके ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपके ही लोग कह रहे हैं कि 80 और 20 में फिर सबका साथ और सबका विकास क्यों हो गया? फिर ये कह रहे हैं कि साहब जो हिंदू मुस्लिम हम दोनों के एक ही आंख से देखते हैं, तो कितने मुसलमानों को आपने टिकट दी अभी तक? देखिए, मतलब अब भारत एक युवाओं का देश है और सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, तो अब उन्हें जरा देर लगती है, गूगल आप समझ ही रहे ब्रह्म ऋषि की तरह काम करते हैं, गूगल त्रिकालदर्शी है, जरा देर में सब चीजें बता देता है। तो मुझे लगता है जो आंकड़े दिए हैं हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने बिल्कुल ठीक दिए, क्योंकि आंकड़े ही केवल हैं, बाकी जमीन पे जो है कहीं पर भी कुछ नहीं है। फैक्ट बात यही है। बाकी सीधी सी बात है, रोड बनाने वाली बात आप ले लीजिए, कितनी खराब रोडें रही हैं। मैं आपको बताऊं, लोगों ने यहाँ पे कार खरीदने से परहेज करते, कहते यार इतनी नीची कार होती है, गड्ढे हैं बहुत। तो अब ज्यादा आप देख लीजिए, ट्रेंड आ गया, सब लोग एसयूवी खरीद रहे हैं। ये मैं वो नहीं कह रहा, मैं केवल जो आपको बात बता रहा हूँ, ये आप हो सकता है कि ये भी बताइएगा कि आप जिस तरीके से कलहर सीट पर जो मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव के सामने, एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खड़ा किया है, क्या लग रहा है कितनी तगड़ी टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव को? ये मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा सी एक बात क्लियर कर दें। अभी ये बोल रहे थे प्रवक्ता को सिजेरियन की बात कर रहे थे। अब नॉलेज नहीं होने से सब दिक्कतें होती हैं और टीवी पे बोलने से गलतफहमी होती है लोग। सिजेरियन इज नॉट ए बीमारी माय डियर, इट्स नॉट ए डिजीज। नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत है तो दूसरा प्रोसेस है डिलीवरी का, इट्स नॉट ए पैथोलॉजी। ये कोई बीमारियां नहीं है, उसमें अगर मदद मिलती है कुछ भी ठीक है, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। असाध्य रोगों की आप अपने आपको पहले क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। असाध्य रोगों की बात कर रहे थे, जैसे हार्ट का वॉल्व बदलना है, ज्वाइंट बदलना है, एक्सीडेंट हो गए तो उसके अंदर फिर छड़ डालना है, मोटे तौर पर लोहे की छड़ जिसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं वो डालना है। इनकी बाईपास सर्जरीज है, इनके लिए लोग तड़पते थे और मर जाते थे। हमने खुद बुंदेलखंड में देखा, सबसे ज्यादा बीमारी थी बच्चों की रिमेटिक कार्डाइटिस की, हार्ट के वॉल्व बदलने की। हमने पहले भी बोला था, एक दिन में हजारों चिट्ठियां लिख लिख के लोगों को पीएम हाउस से मुश्किल से 10-5 हजार रुपये दिला पाते थे और कई बच्चे मर जाते थे। अब ये नहीं हो रहा बुंदेलखंड में।
एक एक जिले में 100 150 तो ऑलरेडी ऑपरेशन। चलिए ठीक है विजय खन्ना जी, लेकिन ये आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि हम समझ गए आपकी बात की आपकी तरफ से तमाम योजनाएं हैं जो आप कह रहे हैं बघेल साहब के चुनाव की, तो पहले ही हम कह रहे हैं उस क्षेत्र में वो ये झूल के गए हैं, सारा अपना खुद जहाँ पर राजनीति कर रहे थे आजमगढ़ में या कन्नौज में, वो सब छोड़ के वही घर में वापिस चले गए जहाँ उनको अपनी खुद की जाति और रिश्तेदारों का भरोसा था। जिस जाति के वो नेता हैं, जिस जाति की वो राजनीति करते हैं, वही पहुंच गए उसी घर में जाके हिसाब किताब लगा गए। फिर भी एचपीएस बघेल साहब सीजन पॉलिटिशियंस हैं, जानकारी रखते हैं, चुनाव जीतते हैं, जनता में लोकप्रिय रहते हैं, इसलिए ये चुनाव तो अच्छी तरह से लड़ाई में फंसेगा। अखिलेश को ये चुनाव अखिलेश जी को भारी पड़ेगा निश्चित रूप से। और जो पहले कह रहे थे कि अपर्णा जी को लड़ाएंगे, हम इनको लड़ाएंगे, उसको भी विराम लग गया। हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये खुद कहीं ना कहीं से खबरें आ रही थी इस तरह की। बघेल साहब को भेज के बहुत अच्छा हुआ है, चुनाव होगा। एक तरफ वो जातिवाद की राजनीति से लड़ेंगे, उकसाएंगे लोगों को। चलिए ठीक है, देखना होगा कैसे सियासी समीकरण आप बनते हैं वहां पर। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि आप बघेल के वहां पर खड़े होने से कितना तगड़ा मुकाबला अखिलेश यादव को वो दे पाएंगे? और लगातार बीजेपी ये कह रही है उनको उन्हीं के घर में हम हराएंगे। देखिए जा रहा, भारतीय जनता पार्टी ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ती है, पूरे अपने तंत्र को झोंक देती है, बड़ी मजबूती के साथ लड़ती है, चाहे किसी स्तर का वो चुनाव है, और पूरी रणनीति के साथ लड़ती है। यदि कोई विपक्षी पार्टियां इस मामले में यदि भाजपा को कमजोर समझे तो ये भूल ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी सर्कस में कई ऐसे तीर है जो इलेक्शन नजदीक आएगा वो निकालते जाए। क्योंकि आप सीधी सी बात है कि 5 सालों तक सबका साथ, सबका विकास और आखिरी कड़ी एक शब्द है सबका विश्वास जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐन मौके पे वो बाहर निकलने के बाद में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदला लेना चाहते हैं। कौन है साहब जो बदला लेने वाले लोग? किससे आप बदला लेने की बात कर रहे हैं? खुलेआम कहिए आप। उस सूबे का मुख्यमंत्री खुलेआम लोगों के बीच में यदि ये कहता हो कि 20% बनाम 80% की लड़ाई हो गई है, खुलेआम ये इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भले इसको अलग अलग तरीके से बैठ करके टीवी पर लोग इसका व्याख्या करें कि नहीं, कहने का मतलब क्या है, कौन लोग 20% है और कौन लोग 80% है, लेकिन प्रदेश की जनता खूब समझ रही है। ये तो ध्रुवीकरण का मामला है। ध्रुवीकरण करने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी, और ये कोई नया नुस्खा भी नहीं है, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल रहा है ये। इसके बदौलत कई जगहों पे उन्होंने सीटें पाई हैं, प्रचंड बहुमत पाई है और सरकारें बनाई, तो क्यों ना आदमी उसको इस्तेमाल करते? तो जाहिर सी बात है अभी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वो सारे अपने कर्तव्य से तीर निकालेगी और चलाएगी। लेकिन जो सवाल आपका था कि करहल कितना इंटरेस्टिंग हो गया, ये मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि अखिलेश यादव को उनके ही गृह क्षेत्र में या जहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ। जी बिल्कुल, लगातार इस चीज का दावे भी किए जा रहे हैं कि हम हराएंगे। उसी पर डॉक्टर अरविंद भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कहिए। मुझे लगता है एसपी सिंह बघेल का जो है ऊपर कोई दुश्मन है और विचारों को निपटाने के लिए उन्होंने करहल भेज दिया। तो नहीं, आप कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति से विचारों का पत्ता काटना था, तो उन्होंने जाओ जो है जाके बैठ जाओ जाके शहर से। निर्णय विचारा क्या करेगा जो, अब आदेश है तो आदेश है। तो आप निश्चित मानी चलिए कि करहल से जो है प्रचंड बहुमत से जो है माननीय अखिलेश जी विजयी होंगे और बघेल साहब की जमानत जब्त होगी, निश्चित मानिए। खैर ये तो वक्त ही बताएगा डॉक्टर अरविंद कि क्या होगा, किसकी जमानत जब्त होती है, कौन जीतता है, क्योंकि नतीजे क्या होंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। और कभी भी कुछ भी हो जाता है राजनीति में, तो आप किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा आश्वस्त नहीं हो सकते। विवेकानंद जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कह सकते हैं विवेकानंद जी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक फर्जी और बेबुनियादी आंकड़े पेश किए हैं और अपनी कुछ उन असफल योजनाओं को गिनती यहाँ पर प्रचार प्रसार करने का काम किया है। इनकी केंद्र सरकार है, नीति आयोग उसका मोहर है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे फिसड्डी राज्य है, नीचे से नंबर 1। क्या हाल है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का, कोरोना काल में पूरे देश ने देखा है। जिस तरीके से चाहे वो फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, उत्तर प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की जो सच्चाई थी ना, वो पोल पूरी तरह से इस सरकार का और इस विभाग का पूरी तरीके से खुल गया। लोग ऑक्सीजन के लिए, लोग वेंटिलेटर के लिए, लोग अस्पताल में बेड्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जानें जा रही थी। जो गंगा मोक्षदायिनी गंगा है वो 100 वाहिनी गंगा बन गई थी। पूरी तरीके से त्राहिमाम उत्तर प्रदेश में हो गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खुल चुकी है। और रही बात ना उस चुनाव की, ये लाख कोशिश कर ले ये लोग, एक लोग 80 बनाम 20 की बात करते हैं, दूसरे हमारे साथी एक प्रवक्ता है वो 85 बनाम 15 की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, वो ना 80 बनाम 20 की बात करेगी, ना 85 बनाम 15 की बात करने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर इस बार चुनाव देने जा रही है। बिल्कुल, मुद्दों पर देखना होगा कि जनता किस तरीके से अपना वोट देती है और किस पार्टी को जिताती है। जी, एक मुझे बुलाते हैं आप लोग, सबसे कम समय आप दे रहे हैं। चलिए कहिए, अच्छा अपनी बात रखिए जल्दी। मैं सीधे से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो नौजवान है ना, वो देखा है कि पिछले 2 सालों से लगातार उसके रोजगार के मुद्दे पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन नेता लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो दलित बिरादरी के लोग हैं, जिनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ इस सरकार में, इस संघीय सरकार में, वो दो देख रहे हैं कि चाहे वो हाथरस की लड़की की बात हो, चाहे उन्नाव की लड़की की बात हो, चाहे आगरा के वाल्मीकि समाज की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, सोनभद्र में कौन नेता और कौन पॉलिटिकल पार्टी उनकी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा है। और उत्तर प्रदेश का किसान भी ये देख रहा है कि चाहे उनके काले कानून के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे जब लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया जाता है तब की बात हो, उत्तर प्रदेश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन नेता सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रही थी उसके लिए, वो एक नाम है प्रियंका गांधी जी। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अंडर करंट है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं और उत्तर प्रदेश के युवा, एक तरफ बीजेपी का एमवाई मोदी और योगी है, सपा का एमवाई विवेकानंद जी, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही है कि आप लोगों को तो बीजेपी का वोट कटवा बता रहे हैं इस बार के चुनावों में, ऐसे भी कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए कौन लोग कह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब हमारा तो ये काम है ना, सोर्स तो बता मैडम, सोर्स तो ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसे कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से थोड़ा सा सूत्र तो बता दीजिए कि वो तो सूत्र बताए नहीं जाते हैं। रणछोड़ जो है इन्हीं का नाम है, कोई ऐसी बात नहीं। अभी देखिए इन्होंने चैलेंज किया, हमने स्वीकार किया, समय और जगह आप तय कर दीजिए, अब पूरे उससे शिद्दत से मुकाबला करेंगे और निश्चित तौर पे आपको दिखा देंगे कि सही जमीनी हकीकत क्या है। अब मैं एक बात, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, देखिए एक चीज तो निश्चित है, बीजेपी के प्रवक्ता इस चीज से सहमत होंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश में 2 टीमें लड़ रही हैं और कांग्रेस दर्शक दीर्घा में बैठी हुई दोनों टीमों को लड़ने का मजे ले रही है। फिलहाल इतना ही इनका हिस्सा है कि इस इलेक्शन में इतना ही रोल इनका है। केवल एक चीज आप मानी चलिए कि आज अगर हम, जैसे कई योजनाएं हम आपको बताएं, बीजेपी एक 5 स्टार स्कूल की योजना चली कि जो हमारे पुराने स्कूल हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से डेवलप करके उन्हें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर स्कूलों में केवल पेंट हुआ है, नोनी लगी दीवारों में पूरा पेंट किया गया ताकि बाहर से दिखने में वो ठीक से लगे, और आप देख लीजिए और पैसा बहुत अच्छा खासा निकाला गया। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, सड़कों की स्थिति जो है, आप लखनऊ में इंटर करिए, एक्सप्रेस हाईवे से उतरते ही वहां पे गड्ढा होता है। मतलब जो कार वाले होते हैं वो बेचारे जो सोचते यार इधर से निकालें या इधर से निकालें, 4 बार रोक के सोचते किधर से निकालें, और वो गड्ढा हर तीसरे महीने उसकी रिपेयर होती है। ये आप असलियत समझ लीजिए इस बार सड़कों की क्या दुर्दशा रही है पूरे शासनकाल में। जब लखनऊ के एक्सप्रेस हाईवे से उतरते हुए आपको एक गड्ढा हर 3 महीने में रिपेयर करना पड़ रहा है, समझ लीजिए कि क्वालिटी वर्क की क्या स्थिति रही। अब आ जाइए तीसरी बात कि हमारे, मैं एक चीज आपसे जायरा जी जानना चाहूंगा, क्या भारत में कोरोना था कभी? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं था। देखिए जब पूरे देश में ये कह दिया गया कि भाई ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, भाई आप बताइए ऑक्सीजन की कमी से कोरोना टाइम में कोई मरा ही नहीं, तो इसका मतलब भारत में कोरोना था ही नहीं। तो हम इस कोरोना की फिर बात हम कर कैसे लेंगे, किससे लड़ने की बात हम कर रहे हैं? देखिए सही बात आपको बताएं, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि जनता की बात कोई सुनना नहीं चाहता। मैं आपको माननीय अखिलेश जी का एक सपना मैं बता दूं, वो चाहते हैं हमारे गरीबों के बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्कूल मिले। चलिए ठीक है, गरीबों के बच्चे वर्ल्ड क्लास स्कूल में जाएं, ऐसा सपना है उनका, लेकिन जबकि आपकी सरकार थी तो आपने इस दिशा में कोई कदम उठाया था कि आपने गरीबों के बच्चे वर्ल्ड क्लास स्कूल में गए थे उस टाइम पर? मैं आपको बताऊं, लखनऊ में ही एक मॉडल स्कूल है, आप उसमें दिखवा लीजिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देख लीजिए आपको खुद महसूस होगा कि प्राइवेट कोई भी लखनऊ की स्कूल इतना अच्छा नहीं बना हुआ। तो एक ही स्कूल बना पाए बस, आप एक ही स्कूल बना बस? देखिए सारे गरीबों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ पाएंगे? जायरा जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को ही पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का कार्य करना। 50-50 बेड के जो है 50 बेडेड 100 बेडेड हॉस्पिटल
उन्होंने छोटी छोटी जगह जो सीएचसी थी उन्होंने 100 बेडेड हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और आपको बताऊं, वो जो 100 बेडेड हॉस्पिटल अखिलेश जी ने बनाए थे, कोरोना टाइम उन्होंने बहुत मदद करी। मैं आपको निश्चित तौर बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत से लोगों को उसमें ठीक है। संजीव जी के पास आना चाहूंगी। संजीव जी, आप देख रहे हैं कि कहां पर ये जो सियासी सरगर्मियां हैं पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। चुनावों के मद्देनजर तमाम ऐसी चीजें हैं जो खोखली सी साबित होती हैं और बातें कहीं कुछ जाता है और करा कुछ जाता है। कथनी करनी में तमाम राजनीतिक पार्टियों के फर्क हमें अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार के ये जो चुनाव है इसमें जो अहम मुद्दे हैं वो खोसे गए हैं कहीं ना कहीं, और खासतौर से हिंदू मुसलमान भी इन दिनों हमें काफी देखने को मिल रहा है। अब 10 तारीख को चुनाव होने हैं पहले चरण के, और इस टाइम पर इस चीज को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। तो कहा जाए कहां पर हमारे देश की जो सियासत है वो पहुंच चुकी है? संजीव जी अभी पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत प्रबुद्ध है राजनीति के मामले में। वो हर एक चीज को बड़े गौर से देख रही है और समझ भी रही है कि हमारे सरोकारी मुद्दे पर बात कौन कर रहा है, कौन हमारी शिक्षा की बात कर रहा है, कौन हमारे रोजगार की बात कर रहा है, कौन बहु बेटियों के बारे में बात कर रहा है, कौन धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहा है। तो बड़े गौर से उत्तर प्रदेश की जनता शांति से देख रही है। उसे पता है सब कुछ, सही क्या गलत क्या है, गुमराह होने वाली नहीं है। यह इन सरोकारी मुद्दों से हटके मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, यदि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर यदि वोट करती है तो उत्तर प्रदेश की जनता हारेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता यदि सरोकारी मुद्दों पर अपना वोट करती है तो उसे पता है कि उसके जीवन में महंगाई कितना मायने रखता है, शिक्षा कितना मायने रखता है, स्वास्थ्य कितना मायने रखता है। ये सारी चीजें उस सामने मोबाइल खड़ी है। और निश्चित तौर से, क्योंकि मैं बार बार सवाल घर में इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करता हूँ क्योंकि इसी जनता ने अपार बहुमत दिया था, बहुत बहुमत दिया था। आप तमाम वो सर्वे निकाल के देख लीजिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना उदार रहते हैं नंबरों और आंकड़ों के मामले में, वो लोग भी नंबरों में कटौती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है, सवाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। विपक्ष के तल्ख तेवर तो है ही, भारतीय जनता पार्टी भी भीतरघात की शिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार बाहर और भीतर दोनों की लड़ाई लड़नी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बार बार कहता हूँ कि रणनीति बनाने में और चुनाव लड़ने में बहुत ही माहिर पार्टी है। अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ उपकरण बदलने और बिगड़ने वाले हैं, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन रहने वाला है उत्तर प्रदेश का। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ बदलाव होता है और देखना भी काफी दिलचस्प होगा क्योंकि चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। चलिए ठीक है, विजय खेरा जी आप अपनी बात रख सकते हैं, टाइम की कमी है मेरे पास, आप अपनी बात रख सकते हैं जल्दी। मुझे मालूम है पर ये लोग दो बार बोल चुके हैं और मैं अकेला 3 लोगों का जवाब देना है, यानी 6 लोगों का देना है। चलिए अपनी बात रखिए आप। चलिए सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन की बात बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश को वैक्सीनेशन के लिए WHO ने आइडियल मॉडल माना है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाने के लिए संदेश भेजा था। पहली बात तो ये अपनी आंखें ये खोल लें। दूसरी बात, सापा वाले कह रहे थे कि बघेल साहब को भेजना वहाँ निपटाने के लिए भेज दिया, हंस रहे थे, इनको ये भूल गए निपटाने के लिए तो हमने स्मृति ईरानी को भी भेजा था अमेठी, तब भी इसी तरह हंस रहे थे और निपटा के चले आए थे। हिंदुस्तान में राज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को निपटा के आई थी वो मैडम। अब इसलिए आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा। तीसरी बात, विशेषज्ञ जी का एक ही काम था, मैं समझ रहा था अच्छा विशेषज्ञ हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। इनका काम था एंटी टोटल 100 में से 99 बातें इनने भारतीय जनता पार्टी के लिए उखाड़ने के लिए बात की। मजा आता मेरी बात काटते, इनकी बात काटते। विवेकानंद जी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। बिल्कुल कहिए विजय जी, अपनी बात रखिए। इतने बुजुर्ग होके और इस तरीके का भाषा निपटाना क्या होता है? वापस लीजिए अपना शब्द, ये निपटाना कौन सी भाषा है? इंदिरा जी आप लोग की एकदम भाषा की मर्यादा वोट के पी गए हैं आप लोग। एक एक करके बात करिए, आपकी बात समझ नहीं आ रही है। विवेकानंद जी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आप विरोध करते हो, मार खा के चले आते हो। स्ट्राइक करते हैं तो आप विरोध करते हो, मार खा के चले आते हो। जब S-400 खरीदते हैं तो आप विरोध करते हो, 370 का विरोध करके आप देशद्रोह का काम करते हो और पाकिस्तान का हिस्सा मानते हो। कश्मीर को कहते हैं यूएनओ में लंबित है मामला, ये देशद्रोह नहीं है। और उसके बाद आप डिबेट में आके हमसे बहस कर रहे हो पर और सीए की बात कर रहे हो। सीए में क्या हम किसी को बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी ने खुद कहा था 71 के बाद आने वाले हर बांग्लादेशी को वापिस जाना पड़ेगा। हम समय सीमा नहीं बता। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से विवेकानंद जी अपनी बात रखिए। विजय खेरा जी ठीक है, जल्दी से विवेकानंद जी। बिल्कुल
जी कहिए। अरे उत्तर प्रदेश में गाय माता और गोवा में गाय खाता, उत्तर प्रदेश में गाय माता और बीजेपी के लोग गोवा में गाय खाता, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में एनआरसी और सीए और आसाम में कहोगे कि एनआरसी सीए नहीं। ये कौन सी दोगलाई है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से दोगलाई है, उस तरीके की दोगलाई जो कहते कुछ और है करते कुछ और है। पूरी चलिए ठीक है चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तरीके से आपका चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर आप आरोप लगाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।